जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे हुए सवाल को डिस्कशन करेंगे। एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 10 किलोमीटर चलाता है। फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो देखिए, औसत चाल जो होता है, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। अब यहां पर कुल दूरी, तो एक चला है 12 और एक चला है 10, तो 12 और 10 22 किलोमीटर। ये कुल दूरी तो हो गया। कुल समय, तो इस सवाल में देखिए समय नहीं दिया हुआ है, और समय नहीं देने के कारण यहां पर समय नहीं देने के कारण हमें समय बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। क्योंकि देखिए समय नहीं दिया रहा, समय अगर दिया हुआ रहता तो हम इसे फॉर्मूला सिर्फ समय वहां पर लिख देते, आंसर हमारा आ जाता। लेकिन समय नहीं दिया है, इसलिए अब समय बराबर फॉर्मूला लगाना होगा। और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी 12 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को 10 किलोमीटर चलाता है, तो यानी 10 किलोमीटर जाता है तो वह 12 के हिसाब से प्लस अगला 12 किलोमीटर 10 के हिसाब से जाता है, अगला 12 किलोमीटर 10 के हिसाब से जाता है। तो ये हुआ समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 10 22। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। समय दिया रहता तो सिर्फ समय लिख लेते, समय नहीं दिया था, इसीलिए हमें समय बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ा। और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। और ये हम जोड़ के देखेंगे कि कितना समय लगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था कुल समय, तो ये समय निकला है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करेंगे तो 12 और 10 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 120। 60 में भी काम चल जाएगा, 60। तो 60 में अगर हम काम चला लेंगे तो 12 पचे 60, 5 10 में 50, प्लस 6 बार में, और 6 से 12 छक 72, ऊपर में आपका देखिएगा 22 है। अब यहाँ पर 22 है, तो इस 60 को हम ऊपर भेज देंगे, और जब ऊपर भेजेंगे तो ये देखिएगा 50 और 72 जब हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 122 आएगा। यानी हम लिखेंगे ये 22 गुने 60 और बटा में ये वाला देखिएगा 122। अब हम काटेंगे तो यहाँ से आएगा 61, और ये कटेगा 2 से 11 बार में। ये लगभग देखिएगा। अब हम पूरा काट तो नहीं पाएंगे, क्योंकि गुना करके फिर भाग देना उतना कोई जरूरी नहीं है। ये अगर 1 होता तो 1 बार जाता, यानी यहाँ पर 11 गुने 1 करते तो 11 आता। लेकिन ये हल्का कम होगा, तो हल्का कम होगा तो ये 11 से कम होगा। और 11 से कम ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 10.8 है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको काटेंगे और ये आएगा 10.8। अभी 10.8 आया इसका औसत चाल, यानी औसत चाल था इसका 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, 12 और 10 22 किलोमीटर गया है। समय नहीं दिया था, इसलिए समय बराबर फॉर्मूला लगाए, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। जोड़े, सॉल्व किए, आंसर आया 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल था। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब पूछा गया है। देखिए, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है? तो आप इसे एपीजीपी लगा करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे चाहें तो एग्जाम में चूंकि सॉल्व करना है ना, तो इसको एक काम करिए कि हमें 100 और 1000 के बीच में बताना है कि कितनी संख्या है जो 17 से कट जाएंगे। तो एक काम करिए कि 1000 का मतलब है कि 1 से लेके 1000 तक है, और ये 1 से लेके 100 तक है। हमें इनके बीच में बताना है, तो इनके बीच में अगर हमें बताना है तो 17 से जब मैं भाग दूंगा तो 17 पचे 85, 15 यानी 1 0 और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये 150 हो जाएगा। और 150 जब हमारे पास होगा यहाँ पे, तो हम फिर 17 से भाग देंगे तो ये 8 बार जाएगा। पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 8 बार जाएगा। अब 17 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 17 पचे 85 आएगा। यानी अगर मैं 17 से बोलूं तो 1 से 100 तक में 5 गो ऐसी संख्या है जो 17 से कटेंगे, और 1 से लेके 1000 तक
1 से लेके 1000 तक 58 संख्या है जो 17 से कटेंगे। तो हमें तो इनके बीच का चाहिए, यानी ये 5 नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे 58 - 5, आंसर आ जाएगा 53 और हमारा हो गया आंसर। अब आप एपीजीपी लगाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन आएगा और वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जितना से बोला है उतना से हम काट के देख लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम ये देख लिए क्योंकि इसमें 17 17 5 बार छुपा है, यहाँ तक 58 तक है, तो हमें 100 तक नहीं चाहिए। तो 100 तक में 5 संख्या है जो 17 से कटेंगे और यहाँ तक पूरा 58 संख्या है। तो हमने 58 में से 5 घटाया, आंसर आया 53। यानी 100 से 1000 के बीच में 53 संख्या है जो 17 से विभाज्य है, यानी कटेंगे उससे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल तो थोड़ा होता ही है, लेकिन अगर आप बेसिक चीज जानते हैं ना तो सारा चीज सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला पूछा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपया है, 37% छूट प्रदान की गई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए बात परसेंटेज का हो तो टोटल 100% होता है। 100% में 37% अगर हमने छूट दिया तो इसको हमने 63% पर बेच दिया, 63% पर बेच दिया। तो 63% पर जब मैंने बेचा तो ये बिक रहा है 2900 रुपया में। तो हम बोल सकते हैं कि 63% का वैल्यू 2900 रुपया है, तो 1% का वैल्यू 2900 बटा में 63। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आखिर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सॉरी, एमआरपी ही दिया हुआ है, यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है। 63% पर तो हमें बेच देना है, 100% का वैल्यू ये 2900 नहीं, मतलब हम इसको ऐसे कह लेंगे कि 100% टोटल होता है, 37% हम डिस्काउंट देंगे, तो 63% पर हमें बेच देना है, एसपी है, विक्रय मूल्य है। तो हमें एमआरपी परसेंट में तो टोटल 100 होता है, 100% का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2900 रुपया, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 29 रुपया आएगा। अब हमसे पूछा गया है कि 63% का वैल्यू बताएं, तो 63 गुने 29, 9 या 27, ऑप्शन में लास्ट में 7 जो है ऑप्शन बी में है, हम आंसर मारेंगे 1827 और ये होगा हमारा आंसर। एक बार फिर से, एमआरपी में 100% होता है, वो टोटल एमआरपी यानी अंकित मूल्य 100% है, 100% में 37% छोड़ेंगे तो 63% पर बेचेंगे। तो 100% यानी एमआरपी दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू 2900, 1% का वैल्यू 29। तो हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 63% था, गुने 63 किए, 9 या 27, ऑप्शन में 7, ऑप्शन बी में है केवल, आंसर होगा 1827। ग्राफ का क्वेश्चन है, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेंगे कि यहाँ पर जो हमें ऐसे करके दिया हुआ है तो वो वर्ष है 2010, 11, 12, 13 और इसमें लैपटॉप का बिक्री दिखाया गया है 4 साल का, और इसमें बता रहा है कि ये 1000 में बिक्री हुआ है। यानी 2010 में हम 49,000 बोलेंगे, 11 में 34,000 बोलेंगे, 12 में 36,000 बोलेंगे, 13 में 52,000 बोलेंगे। तो सवाल कहता है कि 2 स्थान तक बताइएगा डेसिमल, 12 से 13 में बिक्री में कितना % वृद्धि हुआ है। तो 2012 में हुआ है 36, 12 में हुआ है 36 और 13 में हुआ है 52, यानी 12 में 36,000 और 13 में 52,000। तो वृद्धि हुआ है आपका 16,000 का, मतलब 36,000 से 52,000 हो गया, तो वृद्धि हुआ है 16,000 का। वृद्धि % निकालिए, तो वृद्धि % का फॉर्मूला होता है, कितना वृद्धि हुआ है 16,000, किससे वृद्धि हुआ है 36 से, और % में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 4 से 16, 4 9 36, 11 9 99, 11 चौके 44, 44.44% का इसका वृद्धि हुआ है। एक बार फिर से देखिए, 2012 में 36,000 है, 13 में 52,000 है, तो बढ़ा कितना 16,000, किससे बढ़ा है 36,000 से, गुने 100, काटे 4 चौका 16, 4 9 36, 9 से 11 बार में, 11 चौके 44, ऑप्शन में हमारे पास 44.44 है और हम उसे मारेंगे और हमारा ये आंसर होगा। तो कमी या वृद्धि % के लिए एक फॉर्मूला होता है, कितना बटा किससे और गुने 100, दोनों में से कमी या वृद्धि जब भी पूछे आप इसे निकाल सकते हैं। इस पर अगला क्वेश्चन भी ग्राफ का ही है, तो ग्राफ को पहले समझने जरूर सीखिएगा। कहता है कि 1992 में 6 माही के दौरान उत्पादित सभी 4 प्रकार के स्कूटर की कुल संख्या को दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो 4 प्रकार का स्कूटर है, X, Y,
ZT इसका नाम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में इसका डिटेल्स दिया हुआ है कि ये कितना बिका है और ये उत्पादन हुआ है। तो उत्पादन हुआ है तो जनवरी में 100 है, फरवरी में 105 है, मार्च में 108, अप्रैल में 110, मई में 110 और जून में 9। सवाल पूछा गया है कि कंपनी द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के स्कूटर की कुल संख्या किन्हीं 2 महीनों में समान थी। तो हाँ, समान थी। 110 अभी जो पढ़े हैं, अप्रैल और मई में समान है। अप्रैल और मई में सेम प्रोडक्शन किया गया है, 110 और 110 किया गया है। ऑप्शन बी होगा। तो इसको सिर्फ पढ़ के ही आराम से इसे बना सकते थे। देखने में तो ये बड़ा क्वेश्चन लगेगा कि इसको कैसे किया जाए। क्यूब पावर 4 5 6 7 ऐसे पावर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1/2 का मतलब ध्यान रखिएगा, पावर में 1/2 का मतलब है कि टोटल पर ब्रैकेट लगा हुआ है। या तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं या 1/2 लिखूं, एक ही बात है। अब देखिए तो नीचे में पावर 1 से लेकर के पावर 5 तक है, तो क्या इनको इन्हीं के जैसा बनाया जा सकता है? तो हाँ, बनाया जा सकता है। देखिए, अगर मैं इनमें जो एक्स्ट्रा था, देखिए क्या एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, 2, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 5 और 3, 4 और 2, 3 और 1, 2 एक्स्ट्रा है, पावर एक्स्ट्रा है 2। तो एक काम करता हूं कि मैं 9 के पावर 2 एक्स्ट्रा ले लेता हूं। तो जब मैं एक्स्ट्रा कॉमन लूंगा, और आपको पता होगा कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखे तो उसको आप कॉमन ले लें। तो हम यहाँ पर पावर कॉमन लेंगे, 9 के पावर 2, तो यहाँ बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो बचा 1, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो बचा 2, और यहाँ कॉमन लिया तो बचा आपके पास 3, यहाँ लिया तो 4, यहाँ लिया तो 5। अब आप देखिए कि सेम चीज आप नीचे लिखा हुआ है। अब तो आपको लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, ये कट गया। अब कटने पर बचा ये, लेकिन ध्यान रखेंगे कि पूरे पर पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब रूट, तो 9 का स्क्वायर 81, रूट अंडर में अगर मैं 81 लिखूंगा तो बाहर में कितना आएगा, 9 आएगा, और ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी। तो एक बार फिर से, तो इसको लिखने की भी आपको जरूरत नहीं। अब इसको आप लिखने के लिए, समझने के लिए लिख सकते हैं कि ये 9 के पावर 2, ये सब 3 है, 4 है, 5 है। अब इसे आप काट सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा हम नहीं ना करेंगे, हम सिर्फ हिंट्स देखेंगे कि इसमें देखिएगा कि यहाँ तक पावर 5 तक है, पावर 7 है, और सब में पावर 2 एक्स्ट्रा है। तो हम पावर को 2 एक्स्ट्रा हटा लेंगे, और हटाने पर यही वाला फॉर्मेट बनेगा, और ऊपर नीचे कट जाएगा। अभी पूरे पर ये रूट चढ़ा हुआ था, इसलिए 9 का स्क्वायर 81, 81 से बाहर होगा 9, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन अच्छा है। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 35,600 था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट का प्रस्ताव दिया, परंतु ग्राहक के और अनुरोध करने पर उसने नगद छूट देकर 30,000 रुपए में मोबाइल फोन बेच दिया। व्यापारिक छूट के बाद दी गई नगद छूट परसेंट बताएं 2 स्थान तक। कहने का इसका मतलब है कि एमआरपी था 35,600, एमआरपी जो था वो 35,600 था। अब इस पर 10% जब डिस्काउंट दिया तो वो 90/100 में बेच दिया। 20% डिस्काउंट यानी 80/100, 30% छूट 70/100। तो 10% जब ये छूट दिया होगा तो ये बेचेगा 0, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, और 9 3 27, 27 और 5 32। एक बार फिर से 0 है, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, ठीक है, 9 3 27 और 5 32। यानी 35,600 का चीज 32,040 में बेच दिया। लेकिन बेच दिया नहीं, बेचना था, लेकिन एक और रिक्वेस्ट जब वो ग्राहक करने लगा तो उसको 30,000 में दे दिया। तो 30,000 में दे दिया, तो 30,000 में दिया तो अभी कितना छूट फिर दे दिया, तो फिर वो 2,040 रुपया का छूट दिया। यही चीज पूछ रहा है कि ये 2,040 रुपया कितना परसेंट के बराबर होगा, क्योंकि एक और छूट दिया, तो वही पूछ रहा है कि ये वाला छूट कितना परसेंट दिया। एक तो हमें दिख रहा है 10% दिया है, दूसरा छूट कितना परसेंट दिया है। तो देखिए दूसरा छूट में अगर रुपया में बात करूंगा
तो जो 32,040 में बिकना चाहिए था वो 30,000 में बिका, यानी 2,040 रुपया और छोड़ दिया। तो 2,040 रुपया कितना परसेंट है, तो कितना में दिया था, छोड़ा कितना, 2,040, कितना में छोड़ा था, 3240 में, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, यहाँ से काटेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 4 से 16, 16 चौके 64, और फिर यहाँ से हम काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 से। अगर आप सीधा सीधी देखेंगे तो 16 दूना 32 तो कर ही सकते थे, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आप देख लें और इसे आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि लगभग यहाँ से 16 16 छक 96, ठीक है, तो आप इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 6 के लगभग में, और ऑप्शन में 6.37%। एक बार फिर से देखिए, 35,600 का चीज था, 10% छोड़ा गया तो 90% पर बेचा गया, और वो बिका नहीं 32,040 में, लेकिन ग्राहक और रिक्वेस्ट किया ना तो उसको 30,000 में फिर दे दिया, यानी 2,040 रुपया छोड़ दिया। तो ये परसेंट निकलवा रहा है कि 2,040 रुपया 32,040 का कितना परसेंट है, तो वो 6% है, तो 6% मतलब 6.37% है। तो ये पूछ रहा था कि आखिर अगला जो डिस्काउंट था वो कितना परसेंट था, तो अगला डिस्काउंट आपका 6.37% था। देखिए क्वेश्चन कहता है कि साइन 2 थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके वैल्यू होगा, तो हम इतना ही पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। तो आप एक काम करें, साइन थीटा होता, टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा होता है कॉस बाई साइन, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर यहां पे आएंगे तो ये वाला तो लिखना होगा हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ये लिखाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस बे साइन थीटा। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाग देंगे, साइन खत्म, कॉस ऊपर में गुना होगा, कॉस से भाग देंगे कॉस खत्म, साइन गुना होगा, साइन से भाग देंगे साइन खत्म, कॉस गुना होगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे बनाएंगे नहीं एग्जाम में, मैं ये बना करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन कुछ स्टूडेंट का कमजोर होता है। ज्यादातर स्टूडेंट लोग अर्थमेटिक पर फोकस करते हैं। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एडवांस पोर्शन आपका ठीक होना चाहिए। तो ये मैं लिख करके ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो ये देखिएगा, ये और ये तो कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 2 गुने 1 करेंगे तो आएगा यहाँ पर 2। इसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1, आंसर आएगा 2। अब ऐसे नहीं, देखिए एग्जाम में कैसे बनता, ये हमें मालूम है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे करेंगे साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, साइन कॉस एलसीएम, तो साइन कॉस एलसीएम तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये वाला कट गया, बचा 2, 2 गुने 1, आंसर आएगा 2। तो ये हमें समझाना था, इसलिए मैं लिख करके आपको बताया। और अगर कोई भी चीज हो ना तो थोड़ा सा छोटा लिखने का प्रयास करें, जैसे साइन को एस लिखे, कॉस को सी लिखें, तो और भी कम टाइम लगेगा और आप इसे एकदम आराम से बना सकते हैं। और बनाने का कोशिश करेंगे कि ये लिखना ना पड़े, लिखने से हम बच सकें। जैसे अगर हमें इस चीज को फिर से बनाना होता तो हम इसे बनाते कि ये वाला जो वैल्यू है साइन, ये वाला जब हम इसको तोड़ेंगे तो नीचे आएगा साइन बाई कॉस, और ऊपर में जो होगा साइन बाई कॉस ही होगा, तो गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और यहाँ पर इसको करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, साइन कॉस खत्म, आंसर आ गया 2। तो इस टाइप से हम बनाते हैं एग्जाम में, और कोई भी इसी टाइप से बनाएंगे। आपको ये जानना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आराम से बन जाएगा। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 16.8 हो। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, 16.8 का आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, और ये आएगा 8.4। अब हमें यहां से पूछा गया है कि गोले का आयतन बताया जाए, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमें निकल चुका है, अभी कैलकुलेटिव सवाल है तो इसको हम आराम से बना लेंगे, सबके लिए टाइम लगेगा। 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7,
और आर क्यू का मतलब ये 3 बार लिखना है आपको। आर क्यू की 4.8 है, इसको लिखेंगे 8.4, 8.4, 8.4। अब इसे हम काटेंगे तो 7 3 21, 21 चौका 84। अब हमें इस चीज को मल्टीप्लाई यानी गुना करके हम आराम से लिखेंगे। आंसर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 2483.712 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा आंसर। अब इस जगह थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपका। एग्जाम में 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, एक जो कंसेप्ट वाइज हो और वो टफ हो, दूसरा सिंपल हो लेकिन कैलकुलेटिव हो। तो उसमें एग्जामिनर का मतलब है कि थोड़ा सा वो टाइम लेना चाहते हैं, तो देख के आप आराम से बनाएंगे। कुछ जगह पर कैलकुलेशन आएगा, बाकी जगह बच जाएगा। अगर हम ऑप्शन वाइज इसको करना चाहते इकाई अंक से तो नहीं कर सकते थे, इसलिए क्योंकि हमारा सारा ऑप्शन में लास्ट में 2 सब में है। यहां पर अगर देखेंगे तो सब में 2 है, इसलिए हमको बनाना ही पड़ेगा। अब ये देखिए, ये एक बोर्ड मास के नियम के पर है और एकदम सिंपल है। तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन कैलकुलेटिव था और ये आपका देख के आंसर मारने वाला है। देखिएगा, भागा का मतलब होता है कि ये वाला नीचे जाएगा। तो बोर्ड मास में आपको मालूम है कि पहले भाग दिया जाता है, फिर गुना किया जाता है और ब्रैकेट के अंदर में पहले काम होता है। तो 7 और 5 12, 12 को 3 से भाग देंगे 4 आएगा, गुना लिखा हुआ है। 7 यहाँ भेजेंगे, 7 6 42, 6 आएगा, 6 चौके 24 और ये होगा हमारा सीधा आंसर। एक बार फिर से 7 को यहाँ भेजे, 6 बार में कटा, 3 को नीचे भेजे, 4 बार में काटा, 6 चौके 24, आंसर आएगा 24। एक निश्चित राशि को 26% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट, वह राशि कितने वर्षों में लगभग दुगनी हो जाएगी। दुगना होना है और वो भी लगभग बताना है। देखिए, तो हमें मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर मैं इसे फॉर्मूला से बनाने लगूंगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा, तो वैसा हम एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक कंसेप्ट अगर थोड़ा सा सोच लेंगे तो कुछ ही सेकंड में से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो अगर मुझे क्या करना है कि अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मेरे पास 200 रुपया हो जाना चाहिए। इसी को ना दुगना कहते हैं। 100 रुपया 200 रुपया हो जाना चाहिए। 100 रुपया अगर मेरे पास है तो वो 200 हो जाना चाहिए। यानी ब्याज कितना मिलना चाहिए, तो 100 रुपया ब्याज मिलना चाहिए। रेट कितना है, 26%। हमें मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो अगर ये साधारण ब्याज होता यानी ब्याज पर ब्याज नहीं लगता तो 26% का मतलब 26 रुपया। तो 26 रुपया और हमको 100 रुपया पुराना है। तो 100 रुपया अगर पुराना है तो अगर मैं 4 से करूंगा तो 100 से पार हो जाएगा, और अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो 25 या 75 और यहाँ पर 3 78 आएगा। लेकिन हमें एक बात पता है कि इसमें ब्याज पर ब्याज लगेगा, मतलब 26 में ब्याज लगेगा, वो जुटेगा, फिर जो आएगा उसमें लगेगा 26%, फिर उसमें जुटेगा, फिर उसमें लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब मुझे लगभग बताना है तो 4 साल में 100 पार हो जा रहा है, 3 साल में लगभग वहां पहुंच रहा है। तो आप आराम से इसे बोल सकते हैं कि 3 साल में लगभग ही दुगना होगा। इसलिए क्योंकि 26 है, 26 पर अगर हम 26% निकालेंगे तो ये कुछ और बनेगा। अब वो जो मान के चलिए, ऐसे ही समझने के लिए बोल रहा हूं कि 30 बनेगा, तो 30 पर फिर इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहां पर ही 56 होगा। 56 पर फिर हम जोड़ेंगे तो ये और आगे जाएगा, और ऐसे ही करके आप आराम से अंदाज पे 3 साल मार सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें बताना है कि 100 रुपया 200 होना चाहिए, यानी ब्याज 100 रुपया मिलना चाहिए, दुगना इसी को बोलते हैं। तो हमें 26% है तो 100 का 26% 26 रुपया होता है। 4 साल में 100 पार कर जाएगा, 3 साल में 100 से अंदर रह रहा है, हल्का कम हो रहा है। तो ये जो ब्याज है ना, इस पर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज जो है ना, इसी को रिकवर करके वो 100 पूरा देगा, और हम आराम से कह सकते हैं कि ये हमें 3 साल में दुगना हो जाएगा। आंसर होगा 3 साल। आप बेसिक से निकाल के देखेंगे, आंसर 3 ही साल आएगा। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से दिया गया है। बोलता है ना कि छात्रों की कुल संख्या 8000 है, तो परसेंटेज में टोटल 100 होता है, लेकिन उसकी यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल कर दिया, ये रेशियो पूछ दिया। तो देखिएगा, अगर आप इसको ग्राफ में देख रहे हैं
तो ग्राफिक 12% है। जावा छात्रों की कुल संख्या है जो परसेंटेज में दिखाया गया है। जावा 22%, सी प्रोग्रामिंग 17%, डीबीएमएस 14%, नेटवर्किंग 19%, ऑपरेटिंग सिस्टम 16%। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि नेटवर्किंग और ग्राफिक्स, तो नेटवर्किंग है 19% और ग्राफिक है 12%, तो 19 और 12 31% का अनुपात बताना है आपको सी प्रोग्रामिंग के साथ। तो सी प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है 17, मतलब ऑप्शन नहीं, सी प्रोग्रामिंग 17% है। तो बोलता है कि इनका रेशियो बताया जाए। तो हमें मालूम है कि दोनों तो परसेंटेज थे, कट जाएंगे, आंसर आएगा 31:17, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। एक बार फिर से हमसे बोला ना कि आप नेटवर्किंग और ग्राफिक्स बोलिए, तो नेटवर्किंग और ग्राफिक्स, नेटवर्किंग हमारे पास 19 है, ग्राफिक्स हमारे पास 12 है, तो 19 और 12 31%, तो 31 लिख दिए। इनका अनुपात सी प्रोग्रामिंग के साथ बताना था, तो सी प्रोग्रामिंग का 17 है, आंसर हो गया 31:17। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो सेकेंडों में हो जाएंगे, कुछ में टाइम देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x माइनस 1/x का वैल्यू, x माइनस 1/x का वैल्यू 11 है, तो हमसे पूछ रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसे हमें मालूम है कि सिंपल से फॉर्मेट से पावर 4 पर जाने के लिए 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। हमें इसमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। तो अब अगर हम ये लगाएंगे कि स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर प्लस में जाएगा और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो, ये करो। तो उतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम एक चीज जानते हैं, देखिएगा, माइनस वाले को स्क्वायर करेंगे प्लस बन जाएगा, और फिर प्लस वाले को स्क्वायर करेंगे प्लस से रह जाएगा। लेकिन होता क्या है कि माइनस वाले में अगर स्क्वायर करना पड़ेगा तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2, सॉरी 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 2, माइनस वाले में जोड़ देते हैं और प्लस वाले में घटा देते हैं। अगर किसी चीज का स्क्वायर करना पड़ेगा इस फॉर्मेट पर, तो माइनस वाला में स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिएगा और प्लस वाला में स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 121 में से 2 जोड़ेंगे आएगा 123। अब हमें पावर 4 करना था, इसलिए अब हमें इसका स्क्वायर करना होगा, और इसका अब चूंकि ये प्लस हो चुका है और प्लस वाले में स्क्वायर करके 2 घटाया जाता है, तो 123 का स्क्वायर नहीं करेंगे बल्कि लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, और 7 जो होगा यहाँ पर हमारे 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटाएंगे, लास्ट में 7 आएगा। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 7 सिर्फ ऑप्शन डी में है, यानी आंसर हो जाएगा 15,127, और ये होगा हमारा आंसर कुछ ही सेकंड में। एक बार फिर से, माइनस वाले में स्क्वायर अगर करना होगा तो माइनस वाला में स्क्वायर करके 2 जोड़ देते हैं। तो 11 का स्क्वायर 121 और 2 123। प्लस वाला में अगर स्क्वायर करना होगा तो उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो 123 का थोड़ी ना करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 7 लास्ट में है, हमारा आंसर होगा। अगर सब ऑप्शन में होता तो सॉल्व करते, लेकिन जब काम चल जा रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे। रोशनी ने ये ध्यान रखिएगा कि ये 2022 में पूछा हुआ सारा सवाल है। एक शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को मैं उठाया हूं और उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। इसमें मैं पूरा प्रयास ये करूंगा कि हर बार आपका टाइम बच जाए, और हम हमेशा टाइम बचाने के ही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो इसमें आपको सॉल्व करना तो कर पड़ेगा ही कुछ कुछ सवाल को, बाकी में आपको ऐसे ही काम चला लेना होगा। और प्रीवियस ईयर वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जो बेसिक पढ़ चुके हैं। एक राउंड कम से कम फाउंडेशन जो पढ़े लिखे रहेंगे उनके लिए बिल्कुल आसान होगा, और एक राउंड के बाद जरूरी यही है कि आप उसे जरूर करें। देखिए, रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते समय 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की, और उसी मार्ग से 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आई। 2 तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की कुल औसत चाल क्या थी?
यानी हमें एक चीज मालूम है। देखिए हर चीज का आपको पता होना चाहिए जो सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर है क्या कि जितना गई है उतना ही वापस आई है। जाने में स्पीड कुछ और था, आने में स्पीड कुछ और है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल में 3 फॉर्मूला होता है। जब दूरी बराबर हो तो 2xy बटा x प्लस वाई, जब समय बराबर हो तो x प्लस वाई बाई 2, और जब कुछ भी बराबर ना हो, जैसे तैसे दिया हो, तो कुल दूरी बटा में कुल समय। मैंने आपको औसत चाल का तीनों फार्मूला बता दिया। तो यहाँ पर दूरी बराबर है, जितना दूर गई है उतना ही वापस आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि औसत चाल होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ दूरी बराबर है। x और y दोनों अलग अलग चाल होंगे, तो जब यहाँ पर चाल होंगे तो एक है 66 और एक है 92.4, तो लिखेंगे 2 गुने 66 गुने 92.4 बटा में x प्लस वाई, यानी 92.4 में 66 जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 158.4। एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म हमने यहाँ से कर दिया। अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं इकाई अंक से काम चलाने के लिए। काटपीट में तो टाइम लगेगा ही। तो इकाई अंक देखिएगा, तो इकाई का मतलब यूनिट डिजिट। तो देखिएगा 4 छक 24, 24 के 4, 4 दूनी 8, इसका इकाई अंक 8 आएगा और इसका इकाई 4 है। तो 4 को तो दुगुना करके नहीं पूराइएगा, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा कि लास्ट में आपका 9 है, 2 है, 8 है, 7 है। यानी क्या हमें इनको बहुत दूर पर लेके जाने के मतलब हुआ कि आप 70 और 80 के बीच में इनके लास्ट में आप 8 ले आए, तो आप कहेंगे कि 7 चौका 28 हो जाता है, 7 चौका 28 हो जाता है। तो लास्ट में 7 का मतलब 77, 77। तो हम इसे पूरे 77 बार में काटेंगे। आंसर होगा 77 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड था। तो हम इस टाइप से टाइम आराम से बचा लेंगे, पूरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से देखिए, दूरी बराबर हो तो 2xy बटा x प्लस वाई, इकाई अंक इसका 8 है, इसका 4 है। ऑप्शन को देखते हुए 7 चौका 28 एकदम मैच कर रहा है। आंसर मारेंगे और आंसर होगा 77 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आपको दिक्कत लगे कि नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप इसे काट लें, आंसर होगा 77 किलोमीटर प्रति घंटा। दो मित्र की आयु का अनुपात 7:9 है। अनुपात मतलब बट्टा, 7:9 है। अनुपात जब भी देगा आप इसे x से मल्टीप्लाई कर लें। और भी बहुत सारे तरीका है, लेकिन ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी अनुपात इतना है, 10 साल बाद इनका अनुपात, 10 साल का मतलब ये दोनों बढ़ेंगे, 10 साल बाद इनका जो अनुपात होगा वो 19:23 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है, तो बताओ कि अब से 7 साल बाद इनकी औसत आयु क्या होगी। तो देखिए अभी इनका रेशियो 7:9 है, 10 साल बाद तो 10 साल दोनों बढ़ेंगे, यह अनुपात इतना हो जाएगा, यह अनुपात इतना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना, तो 7 गुने 23 161 x प्लस गुना करेंगे 230 बराबर 19 गुने 9 171 x प्लस 190। प्लस से इधर आएगा तो माइनस, प्लस से इधर भेजेंगे तो माइनस। 230 में से 190 घटाएंगे 40 बराबर में 71 में से 61 गया 10x, x का वैल्यू 4, तो 7 चौका 28 और 9 चौका 36, x का वैल्यू 4, तो 7 चौका 28 और 9 चौका 36। तो ये दोनों, अभी एक है 28 साल का और दूसरा है 36 साल का। बोलता है कि 7 साल बाद, यानी 7 साल ये भी बढ़ेगा और 7 साल ये भी बढ़ेगा। तो 7 ये बढ़ा तो आपका हो जाएगा ये 35, और अगर ये 7 बढ़ा तो आपका हो जाएगा 44। तो ये 44 साल के और ये 35 साल के, तो दोनों मिला करके ये हो जाएंगे 79 के। 5 4 9 और 7, ठीक 79 के, यानी ये दोनों मिला करके 7 साल बाद 79 के हो जाएंगे। और औसत पूछा है, तो जितना का औसत पूछा है उतना से आप भाग दे देंगे 79, ठीक है ना। तो सॉरी 4 3 7 43,
43। अब इसको जोड़ेंगे तो 78 आएगा, काटेंगे तो आएगा 39। यानी ये 7 साल बाद इनका औसत 39 वर्ष होगा। एक बार फिर से, अनुपात मतलब बट्टा, x से गुना कर दें, 7x बटा 9x, 10 साल बाद तो प्लस 10 साल प्लस 10 साल गुना किए, x का वैल्यू 4, 7 चौका 28, 9 चौका 36, 7 साल बाद ये 35 साल का होगा, 7 साल बाद ये 43 साल का होगा, दोनों मिलाकर के 68 साल के होंगे। औसत बोला है, जितना संख्या है उतना से भाग मारेंगे, आंसर आएगा 39, 39 ईयर्स के इनका औसत यानी एवरेज होगा। गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ परसेंट क्या है, यानी अगर हम मान लेते हैं कि हमारा क्रयमूल 100 रुपया है, आप 100 वगैरह भी मान के बना सकते हैं। अगर क्रयमूल 100 रुपया है तो हमको जो लाभ होगा ना वो y रुपया होगा। तो क्रयमूल में लाभ जोड़ने से विक्रयमूल निकलता है, तो विक्रयमूल हो जाएगा x प्लस वाई। और फिर बोला कि अगर मैं विक्रयमूल को दुगना करूंगा तो लाभ मुझे 3 गुना हो जाएगा। तो लाभ कब आएगा, तो लाभ क्रयमूल में जब हम लाभ को जोड़ेंगे तो लाभ अगर 3 गुना हो जाएगा तो ये 3y हो जाएगा, और ये भी तो विक्रयमूल ही कहलाएगा, और ये आपस में बराबर होगा। एक बार फिर से, खरीद के लाए हैं 100 रुपया में तो लाभ हो जाएगा y रुपया। क्रयमूल में लाभ जोड़ने पर विक्रयमूल आता है, विक्रयमूल को दुगना करेंगे तो हमारा लाभ 3 गुना होगा, यानी लाभ y रुपया होता था अब 3y रुपया होगा। तो लाभ न हुआ, क्रयमूल में जब लाभ जोड़ेंगे तो ये विक्रयमूल कहलाएगा, ये भी विक्रयमूल होगा, ये भी विक्रयमूल होगा, और दोनों आपस में बराबर होगा। और 2 से दोनों में गुना करेंगे तो देखिए 2x प्लस 2y बराबर में x प्लस 3y। x को इधर लाइएगा तो 2 में से 1 गया तो केवल x, ही प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, तो 3 में से 2 गया तो केवल y। x और y दोनों आपस में बराबर हैं, तो अब आपका मतलब हो गया कि आपका 100% आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। लाभ परसेंट पूछा है तो लाभ परसेंट, ये देखिएगा ये वही चीज आया है, तो लाभ परसेंट होता है लाभ, और ये दोनों बराबर हैं तो लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रयमूल। तो क्रयमूल अगर हम x लिख देते हैं तो यहाँ पर ही कटेगा नहीं, x और y बराबर है, तो हम लिखना चाह रहे थे x, लेकिन x और y बराबर है इसलिए कटने वाला चीज y लिखेंगे और काटेंगे, और आंसर होगा 100%, 100% है इसका मतलब। कुछ टाइम नहीं लगा, खरीद के x में लाए हैं, लाभ होगा y, जोड़ेंगे तो विक्रयमूल कहलाएगा, दुगना करेंगे तो लाभ 3 गुना यानी 3y हो जाएगा, और x प्लस लाभ जोड़ेंगे तो ये विक्रयमूल होगा, और दोनों आपस में बराबर होगा, और ये दोनों आपस में सच में बराबर हो गया। लाभ परसेंट लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल, क्रयमूल x या y दोनों में से कोई लिख सकते हैं, तो ऊपर जो लिखा है उसी को लिखें ताकि यहाँ पर कट जाए, और आंसर होगा 100%, 100%। पूरे 25 क्वेश्चन का कलेक्शन है, कुछ अच्छे सवाल भी आ रहे हैं, कुछ सिंपल भी आ रहे हैं, कुछ टफ भी हैं। तो सर हर चीज का अगर आप पूरा चैप्टर वाइज अगर पढ़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है, मतलब 8% ये खर्च करेंगे। तो एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपए खर्च किया। इस परिवार का नियम है कि हम सिर्फ 8% खर्च करते हैं तो 8% ही करेंगे, और ये दान दिए थे और उस महीने में वो 1200 दिए थे, तो ये जो 1200 दिए होंगे नहीं 8% दिए होंगे, तो परसेंट में 8 और रुपया में 1200, तो हम कह सकते हैं कि 8% का वैल्यू 12 है, तो 1% का वैल्यू 15 8 120 होता है यानी 150, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 150 पर 00, और 100% का मतलब कुल, और कुल का मतलब इसका इनकम, और इसका इनकम आपसे पूछा गया, ऑप्शन ए होगा। 8% ये हमेशा दान देते हैं और दान दे रहे हैं 1200, तो 8% का वैल्यू 1200, 1% का वैल्यू 150, 100% का वैल्यू 15,000, 100% का मतलब कुल, यानी इनका कुल इनकम कितना था तो 15,000 था। एक जलयान नदी के धारा की दिशा में 4 घंटा में 32 किलोमीटर, और नदी के धारा के विपरीत 5 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। जलयान और नदी की धारा की चाल ज्ञात करें, यानी कहने का मतलब है कि जब मैं धारा की दिशा में जाऊंगा तो अनुकूल चाल निकलेगा, अनुकूल चाल, तो धारा के दिशा में जाऊंगा तो अनुकूल चाल निकलेगा, और अनुकूल चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 32 किलोमीटर और हमें समय लग रहा है 4 घंटा,
यानी अनुकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा था। जब मैं विपरीत दिशा में जाऊंगा तो प्रतिकूल चाल निकलेगा, प्रतिकूल चाल निकलेगा। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और 10 किलोमीटर जाने में आपको 5 घंटा लगता है, यानी आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल था प्रतिकूल। अब आप पढ़े होंगे कि जब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दे दिया जाए तो नाव की चाल अगर पूछेगा, नाव की चाल, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, यानी x + y/2। और धारा की चाल पूछेगा तो x - y/2, यानी नाव की चाल में जोड़ के 2 से भाग, तो 8 और 2 10, 10 का आधा 5। और धारा की चाल अगर आपसे पूछेगा तो घटा के 2 से भाग, तो घटाएंगे तो 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, यानी नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल का मतलब धारा की दिशा में, चाल बराबर दूरी बटा समय। प्रतिकूल चाल का मतलब धारा के विपरीत, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अनुकूल और प्रतिकूल चाल दिया रहता है तो नाव के चाल के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और धारा की चाल के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 और 3। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई, लंब का मतलब ऊंचाई, और लंब जिसमें है वो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज और क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में मेंसुरेशन में एक बात कॉमन है और बहुत अच्छी बात है कि जो चीज देता है उसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये आंसर आराम से आपसे बन जाएगा। तो हमारे पास दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, और ये है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें लंब बोला है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार। आधार 24 दिया हुआ है, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, लंब को ही ऊंचाई कहा जाता है। 96 क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल लंबाई क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। काटिए इसको 12 बार में, 12 × 8 = 96। इसकी जो ऊंचाई है यानी लंब है वो 8 सेंटीमीटर है। ऑप्शन डी होगा। कोण डी के किस मान के लिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के सर्वांगसम होगा? सर्वांगसम का मतलब कंग्रुएंट, कंग्रुएंट का मतलब सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर हो। सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा की कोण का अनुपात बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि इनके सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, संगत भुजा बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, सभी बराबर, क्षेत्रफल बराबर होगा, उसी को सर्वांगसम कहते हैं। तो बोलता है सर्वांगसम होगा। तो आपसे बोला है एबीसी, तो इसको लिख लीजिए आप, त्रिभुज एबीसी, और एक और है त्रिभुज डीईएफ। डीईएफ त्रिभुज, ये सर्वांगसम का मतलब कंग्रुएंट, कंग्रुएंट का मतलब सब कुछ बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि AC 25 है, AC 25 है, BC 5 है, कोण C 75 है, DE 2.5 है, DE 2.5 है, DE 2.5 है, DF 5 है, DF 5 है, 5 है। तो आपसे पूछता है कि एंगल D क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला आपसे पूछा गया है। तो हमें एक चीज पता है कि यहाँ पर जो 2.5 दे रहा है ना, ये 2.5 मिसिंग होगा, मिसप्रिंट होगा, क्योंकि एक जगह जब आपका 25 है और 5 ही है तो सब सेम ही रहना चाहिए। 2.5 यहाँ भी है, ये भी 2.5 ही है। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि ये क्या होगा, तो हमें मालूम है कि सर्वांगसम है, ये कंग्रुएंट है, और इनके बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो 2.5 के सामने ये वाला, तो 2.5 के सामने ये वाला आपस में बराबर होगा। ठीक, अब ये 5 है, इसके सामने ये वाला, और ये 5 है, इसके सामने ये वाला आपस में बराबर होगा।
अब हमें यहाँ से इनके भुजा के अनुसार हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ से जब से ही भुजा के अनुसार निकालेंगे कोण हमारा निकल जाएगा। हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता। इसको हम लिखने में थोड़ा सा उल्टा कर दिए, जैसे ये और ये बराबर होता ना तो ज्यादा बेहतर दिखता आपको, लेकिन अगर लिख दिए हैं तो वैसे ही छोड़ देते हैं। देखिए तो हमारा कौन कौन बराबर है, AC बराबर है और DE बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि AC और DE आपस में बराबर है। देखिए BC और DE नहीं DF, हाँ BC और DF आपस में बराबर है। तो अब जो बचे वो आपस में बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या बचा, AB बचा इधर से और इधर से बचा EF। AB और EF बराबर होगा तो AB और EF अब आपस में बराबर होगा। और अगर ये बराबर होगा तो इनके सामने के कोण आपस में बराबर होंगे, इनके सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। तो देखिएगा AB के सामने 75 डिग्री है, AB के सामने 75 डिग्री है। तो AB के सामने 75 डिग्री है तो EF के सामने भी 75 डिग्री होना चाहिए। तो EF के सामने 75 डिग्री D के पास है, आंसर होगा 75 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ ऐसा लिखता, मतलब जैसे EDF करके लिखता, तो आपको ये वाला यहीं दिखता, ये वाला यहाँ दिखता, लेकिन लिखा गया तो कोई बात नहीं। हम इसका मेथड समझेंगे ना, हमको मेथड मालूम है कि ये भुजा बराबर होते हैं, इसके कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें हमने ABC लिखा, DEF लिखा। अब जो दिया था उसको मैंने लिख दिया, अब जो बराबर होता है उसको मैं बराबर लिख रहा था केवल। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या बराबर था, AC और इसमें DE बराबर थे, BC और इसमें DF बराबर थे। तो जो बचे EF और AB भी बराबर होंगे। तो इनके सामने के कोण, इनके भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होगा। तो इनके भुजा के सामने का कोण 75, तो इसके सामने का कोण भी 75 और यही है D। आंसर होगा 75 डिग्री बनेगा, 75। सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा सवाल आराम से आप बना सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको जरूरी है। क्वेश्चन कहता है कि भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, 10% स्टेशनरी पर खर्च करता है, 14% यातायात पर, 18% बिजली पर और बचे हुए इनके पास 1520 रुपए जो है ना वस्तु पर और बचे हुए 1520 रुपए अन्य वस्तु पर खर्च करता है। तो भानु का मासिक वेतन कितना है। देखिए पहले ये खर्च कितना करता है, तो 20%, 14%, 10% खर्च हो रहा है। 20%, 14%, 10% और 18%। तो ये खर्च पूरा कर दिया, 3 2 5 और 1 6, 62% खर्च किया है। तो 62% तो जितना का नाम लिया उस पर खर्च किया है, और बाकी जो बचा हुआ है वो 38% किसी और चीज पर खर्च हो रहा है। और इसी चीज का तो नाम लिया है कि अन्य चीज पर इसका बचे हुआ 1520 अन्य वस्तु पर व्यय करता है, यानी 1520 रुपया किसी और चीज पर खर्च करता है। तो बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है, बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है। 100 में 62% अगर इधर खर्च करता है तो 38% किसी और चीज पर खर्च करता होगा, और किसी और चीज पर खर्च 1520 रुपया बता रहा है। तो 38% का वैल्यू 1520, तो 1% का वैल्यू 38 चौका यानी 1 0, और 1% का वैल्यू 40, तो 100% का वैल्यू होता है 4000। और 100% का मतलब कुल यानी टोटल, 100% का मतलब टोटल, इसका इनकम 4000 है। खर्च किया 62%, तो बचत हुआ 38%, लेकिन ये बचत नहीं है, ये भी खर्च है, लेकिन ये किसी और जगह खर्च है। तो 38% का वैल्यू 1520, 1% का वैल्यू 40, 100% का वैल्यू 4000, यानी इसका जो मंथली इनकम है वो 4000 है। एक पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकता है, एक पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकता है, एक महिला एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। तो सबसे पहला चीज कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए समय का एलसीएम निकाला जाता है। पुरुष 20 दिन में, महिला 10 दिन में करती है, तो 10 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, और ये पूरा काम कहलाएगा, यानी काम इनको पूरा 20 को करना है।
काम इनको पूरा 20 गो करना है, और इस काम में समय से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा, कैपेसिटी। तो इससे भाग देंगे तो एक बार और ये 2 बार, ये आया इनका क्षमता यानी कैपेसिटी, यानी काम इनको 20 गो करना है। एक दिन में ये 1 गो काम करेगा और ये एक दिन में ये 2 गो काम करेगी। एक दिन में ये 1 गो करेगा, एक दिन में ये 2 गो काम करेगी। ठीक है, ये 20 दिन में करता है और ये 10 दिन में करेगी। तो एक दिन में इसका 1 काम करना है, एक दिन में ये 2 काम करती है। दोनों मिल करके अगर ये काम करने चलेंगे तो दोनों मिल करके आपके जो काम है तो 2 और 1 3 काम एक दिन में करेंगे। तो एक दिन में 3 काम और 5 दिन में 15 काम, क्योंकि ये 5 दिन तक साथ में काम करेंगे। 5 दिन तक साथ में काम करेंगे तो बचेगा अब 5 काम, और ये काम शेष है। अब इस काम को अकेले महिला को करना है, तो महिला एक दिन में, महिला को ही करना है। महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो 5 काम करने में 2 के हिसाब से 2.1/2 दिन लगेगा और ये काम इसको खत्म कर देगी। समय का एलसीएम निकालने पर पूरा काम आता है, काम में समय से भाग देने पर क्षमता आता है, और काम अगर 120 गो काम आया 20, और अगर काम 20 है तो ये पूरा काम कहलाएगा। और एक दिन में पुरुष 1 काम करता है, एक दिन में महिला 2 काम करती है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे। साथ में 5 दिन तक कर रहे हैं तो 3 5 15 काम करेंगे, बचा 5 काम। इस शेष काम को महिला को करना है, एक दिन में 2 काम करती है, तो 5 काम करने में 2.1/2 दिन लगेगा, और ये बचे हुए काम को वो कर लेगी। 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात, 2 गो बेलन का त्रिज्या यानी R1 और R2 ये दिया हुआ है 2:3, और इनकी ऊंचाई का अनुपात H1 और H2 ये दिया हुआ है 5:3। तो बोलता है कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो आयतन होता है πr²h। तो अनुपात की वजह से पाई तो कट जाएगा, तो बचा r², तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका h गुने 5। इसका करिए r² यानी 3 का स्क्वायर 9 गुने h 3, 5 चौका 20:27। एक बार फिर से R1 R2 दिया है, H1 H2 दिया है, मतलब πr²h। तो पाई तो यहाँ भी रहता और पाई यहाँ भी रहता, तो पाई से पाई तो हम काट ही देते, तो बचता r²h। तो r² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और इसका h है 5, गुना कर दिए। इसका R2 को R2 के साथ रखेंगे ना, तो r², 3 का स्क्वायर 9 और इसका h है 3, 9 × 27। आंसर होगा 20:27 हो जाएगा। देखिए ऐसे सवाल जो स्क्वायर है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इनको कन्वर्ट करना है x + 1/x, यानी x + 1/x निकालेंगे तब ना इनका हम क्यूब कर पाएंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए x से सब में गुना कर दीजिए, x से सब में गुना कर दीजिए। तो x से सब में गुना करिएगा तो इस साइड गुना किए हैं तो इधर भी करना होगा, और इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में किसी चीज से गुना करने पर 0 आता है। तो x से जब हम इसमें भाग देंगे, x से किसी भी संख्या में भाग, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है। तो x से सब में भाग देंगे तो यहाँ इसका स्क्वायर कट के एगो x बचेगा, ये वाला में x से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, और इसमें x से भाग देंगे तो ऐसा कुछ होगा बराबर 0। ये प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 8 और 8 दोनों तरफ है तो इसलिए कॉमन लेंगे 8, और बचेगा यहाँ x + 8 एकम 8 ले चुके हैं 1/x बराबर, ये प्लस था इधर आया तो माइनस हो जाएगा। अब इस 8 को हम यहाँ नीचे भेज देंगे, तो जैसे ही नीचे भेजेंगे यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्यूब करना है, तो थोड़ा सा हम ऑप्शन के अनुसार जरूर देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन देखिएगा, आपके पास चूंकि क्यूब करना है तो इसका जब आप क्यूब करेंगे तो नीचे तो 512 आएगा और ऊपर में ये 729 आ जाएगा, माइनस में आएगा। माइनस वाला कुछ और आकर के प्लस होगा, 3ab, क्योंकि क्यूब करने पर a³ + b³ माइनस a³ + b³ + 3ab इंटू a + b होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, यानी 3 में e वाला मल्टीप्लाई होके माइनस था इधर आके प्लस हो जाता हमारे पास,
लेकिन अब हमें चूंकि देखना है ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि हम इसे करने में टाइम क्यों वेस्ट करें। तो हमारे पास लास्ट में देखिए 512 हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन में है, और 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन है 999 और एक ऑप्शन है 199। तो हमारा ऑप्शन ये 999 की तरफ जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ से कुछ और आएगा जो इसमें आकर के जुटेगा। तो आंसर होगा 999 वटा में 512, और हम इसे मार के निकल जाएंगे। हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है ऐसा। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ नहीं करना था, हम इसे बेसिक से कैसे बनाते। तो हमारे पास x प्लस 1/x का वैल्यू -9 बटा में 8 आया है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। ये तो आपको पता चल गया, x से सब में भाग दिए तो ये आया, प्लस था इधर भेजे माइनस है, 8 दोनों में था कॉमन लिए, इसको नीचे भेज दिए। अब क्यूब करेंगे तो देखिएगा, इसको a पढ़ेंगे इसको b पढ़ेंगे और लिखेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर ये 729 बटा में 512, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस से रह जाता है। तो ये देखिए ये तो कट गया आपके पास। x प्लस 1/x यहाँ आप ला चुके थे, -9 बटा में 8, यही चीजें हम बोल रहे थे कि -9 बटा 8, चूंकि माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो ये होगा, देखिएगा 3 गुने 9 बटा में 8 यानी 9 तिया 27, 27 बटा में 8, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 27 बटा में 8, यानी यहाँ पर है -729 बटा में 512 प्लस 9 तिया 27 बटा में 8, एलसीएम लेंगे तो फिर से 512 ही होगा, और ये तो -729 होगा, और ये प्लस है 8 से इसमें करेंगे तो 64 गुने 27 करेंगे, और फिर जो भी हम काम करेंगे देखिए कितना कैलकुलेशन चलता चला जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर मारेंगे 999 बटा 512 और सीधा हम यहीं से निकल जाएंगे। देखिए और बहुत परेशानी होता चला जाएगा, कैलकुलेशन आते चला जाएगा और आपको दिक्कत होता चला जाएगा। हमने क्या किया कि जब हमें क्यूब करना था तो इसका क्यूब 512, इसका 729, और अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 999 के करीब रहेगा, 199 नहीं जाएगा। आंसर हुआ और सीधा हम इसे मारेंगे ऑप्शन। आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, आगे आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा। आप इसे सॉल्व करके घर पर देख लेंगे, आंसर यही होगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर बोलता है कि कुछ कंचे ए और बी 4 और 5 के अनुपात में बांटे जाते हैं, मतलब ए और बी को 4:5 में बांटा जाता है। बोलता है कि बी ए से 10 कंचे अधिक लेता है, तो यहाँ पर कितना अधिक है, तो बी ए से 1 अधिक है, और वास्तव में बोलता है कि 10 अधिक है। तो बोलता है कि ए का वैल्यू 10 आ गया। हमसे पूछा गया कि ए कितने कंचे, ए को कितने मिलेंगे, तो 1 रेशियो का वैल्यू 10, तो 4 रेशियो का वैल्यू 40, तो इसको 40 मिलेगा। इसका पूछता तो 50 मिलता, आंसर हो गया 40। अब इस टाइप का जितने क्वेश्चन है आपको 25 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व कर दिया, और आपको हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आता रहूंगा, जिसमें CGL CHSL जो भी एग्जाम CPO MTS सबका सेट प्रैक्टिस लेकर के आता रहूंगा और सॉल्व करता रहूंगा। दोनों मेथड से बताऊंगा, बेसिक और ट्रिकी कंसेप्ट जो आप कहें इसे उस हिसाब से बताएंगे। धन्यवाद।